अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 34 है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कर लिया हुआ है। ईद आप लोग मनाए हैं और आपको मैंने कहा था कि ईद के बाद जो आपका फ़र्स्ट टेस्ट होगा उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम इंशाल्लाह करेंगे। तो जी ये कमिंग मंडे को जो आपका टेस्ट है उसमें इंशाल्लाह पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम देखेंगे और एक बड़ा यूनिक किस्म का एक क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह, जिसमें एक मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक आपको दूंगा जिसके अंदर बहुत सी वायलेशंस होंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है और सजेस्ट करना है जी किस तरह ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, जिससे इंशाल्लाह आपका सारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो रिवाइज़ हो जाएगा। 9 चैप्टर्स हैं जी इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आपको पता है चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक। तो भाई फ़ायदा टेस्ट का या रिवीजन का तभी होता है जब आपके एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, लेक्चर्स आपके कंप्लीट हों, वो आपने सुने हुए हों, अच्छे से देखे हुए हों और देन आपने ख़ुद उसको स्टडी भी किया हो। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज है जैसे कई लोग मुंह उठा के वैसे ही टेस्ट दे रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़ अभी आपके पास कुछ दिन है, इसको आप 3-4 दिनों के अंदर रिवाइज़ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक पोर्शन, बिगर पोर्शन जिसमें से तकरीबन आपका 50% पेपर जिसमें से आता है, कई बार इससे भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, वो तो आपका क्लियर हो जाए ना, सिक्योर हो जाए। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 आई कैप की बुक का, पार्टनरशिप। सही है, चैप्टर 11, 12, 13 पार्टनरशिप के ऊपर है। पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है क्योंकि पीआरसी में भी हमने पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, आई2पी में कि पार्टनरशिप क्या होती है, थोड़ा बहुत हमें है आइडिया। ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, वो तो अब रेलेवेंट चैप्टर आ गया है, रेलेवेंट सब्जेक्ट आ गया तो ये हमें बताएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने से पहले रिवाइज़ करवाना चाहूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर बिज़नेस स्ट्रक्चर्स की बात की जाए ओनरशिप के लिहाज से, पाकिस्तान में बिज़नेस के ओनरशिप के स्ट्रक्चर, तो भाई वो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं आई गेस, ऐसे ही है। एक को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। याद है, कुछ पुरानी बात ही कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा। सोल प्रोप्राइटरशिप। देन आपकी एक आ जाती है जी, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और एक हमारी होती है लिमिटेड कंपनी। ऐसे ही है भाई, अभी तक कोई नई बात तो नहीं ना की, ये आप लोग पास करके आए हुए हो। ये 3 तरह के भाई पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, बस यही हैं, चौथा कोई नहीं है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप का हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, वन ओनर, एक ओनर होता है। इसकी जो मोटी मोटी बात है, एक ही ओनर होता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये हमें पता है इस कॉन्सेप्ट का ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद क्या है कि भाई बिजनेस और उसका मालिक एक ही शख्स हैं, एक ही इंसान हैं। बिजनेस ने कर्जा लिया मतलब कि मालिक ने कर्जा लिया, बिजनेस ने किसी को हायर किया मतलब मालिक ने किसी को हायर किया, बिजनेस ने किसी को कर्जा दिया मतलब मालिक ने कर्जा दिया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया मतलब सारे का सारा प्रॉफिट मालिक का। ऐसे ही है, एक ही शख्स होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ओनर ने अपने ज़ाती कर्ज़ों का भी हिसाब देना है और अगर उसके बिजनेस ने कर्जे दिए हैं उसका भी हिसाब उसी ने देना है, वो भी उसी ने वापस करने हैं। ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, किसी हद तक लिमिट नहीं है उसके ऊपर, बल्कि उसने जितना भी बिजनेस कर्जा लेता रहेगा सारे के सारे उसने पे करने हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, फिर हमें पार्टनरशिप के बारे में पता है थोड़ा बहुत, बाकी डिटेल में तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे कि कम अज़ कम 2 और मोर पर्सनस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है भाई। ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता है। और जो ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं इनको पार्टनर्स आपस में बोल दिए थे, थोड़ा सा पता है ना। बाकी ओब्वियसली चैप्टर 11, 12, 13 डिटेल में पढ़ना है हमने इसमें। फिर आगे लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी से मुराद क्या है कि भाई इसमें फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब है कि ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट हो तो उसमें भी आगे 2 हैं, सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है और सिंपल प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं। फिर पब्लिक के अंदर लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। ऐसे ही है भाई। अच्छा, ये हमें थोड़ा बहुत इनका आइडिया है। देन हमें पता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कानून नहीं लगता इसको रजिस्टर करवाने के ऊपर। बाकी तो ऑब्वियसली टैक्स वगैरह के लॉ तो हर, वो तो इवन आपको बिजनेस नहीं है, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं फिर भी लगते हैं आपके ऊपर। अभी बजट आया, आप लोग देखा करें वैसे ज़रा,
न्यूज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं आपके फील्ड के रेलेवेंट, ये भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं जी आर्टिकल्स के लिए, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे कुछ भी पूछा जाए ना करंट अफेयर्स का, मतलब करंट अफेयर्स में आपके फील्ड के रिलेटेड, फाइनेंस का, अकाउंट्स का थोड़ा सा पता पूछा जाए, एसईसीपी का पूछा जाए, पता ही नहीं होता उन्हें कि क्या चीज़ें हैं। तो भाई इससे जाहिर होता है कि आप बहुत लिमिटेड नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आप सिर्फ बुक्स की हद तक रहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर इन दिस कम्पेटिटिव वर्ल्ड। सही है, वर्ल्ड आपका इस वक्त जो है बड़ा कम्पेटिटिव है, बहुत कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक बंदा है। तो भाई आप अपना जो है ना एक्सपोजर थोड़ा उसको बढ़ाएं, ठीक है, इर्द गिर्द अपनी चीज़ें देखा करें। तो खैर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वो टैक्स लॉस तो हर किसी के पे लगते हैं, अदरवाइज सिर्फ अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए इसके ऊपर भाई कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो हमें पता है इसके कानून का, भूल गया होगा आपको शायद, लेकिन मैं याद करवा देता हूँ क्योंकि अभी हमने वही पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके ऊपर भाई पार्टनरशिप्स के ऊपर ये कानून लगता है। फिर जो कंपनीज होती हैं इनके ऊपर कौन सा कानून लगता है, कंपनीज, और भी कवानीन है बड़े, लेकिन प्राइम जो सुप्रीम लॉ है वो इनके हवाले से क्या है, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें पता है कि जी अगर इसका कानून कोई नहीं है रजिस्टर होने का, तो इसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी कोई नहीं है। जाहिर है जब कानून ही नहीं है, रजिस्टर होना रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो अथॉरिटी बना के क्या करना है, तो इसकी तो कोई ना कोई अथॉरिटी है। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसमें हमें पता नहीं ऑप्शंस थे हमारे पास, रजिस्टर करवाना हो तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना तो ना करवाएं। तो अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसका भाई अथॉरिटी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, क्योंकि हमें पता है पार्टनरशिप का दूसरा नाम क्या है, फर्म भी है, ठीक है। और अगर आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना हो तो इसकी अथॉरिटी का हमें पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि SECP। अच्छा भाई, अब हमने बिजनेस लॉ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें उन्होंने पार्टनरशिप भी हमें बता दिया। वैसे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा हो, चाहे पार्टनरशिप कर रही हो, चाहे वो कोई कंपनी कर रही हो, तो एक जनरल लॉ है कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है, चाहे वो कोई भी बंदा करे। अब बिजनेस ओनरशिप के हवाले से इन तीनों में से ये इसका कोई कानून है ही नहीं। ये वाला कानून हमें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये वाला कब पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये हमें करवाया जाएगा भाई कहाँ पे, कैप 7, मतलब के कंपनी लॉ जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हमें करवाया जाएगा डिटेल में, उसमें सिर्फ हमने यही पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस लॉ में तो आप डिफरेंट बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं ना आप, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं, फिर आप उसमें डेटा प्रोटेक्शन के पढ़ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं। मतलब कि बिजनेस से रेलेवेंट जो जो कवानीन आपको इस लेवल पे पढ़ाए जा सकते थे इस एक्सपोजर के साथ, वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कैप 7 क्योंकि सिर्फ कंपनी लॉ है, उसका नाम ही कंपनी लॉ है, तो आप वहाँ पर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ेंगे। खैर ये जब आएगी बात तो तब की है, थोड़ा सा मैंने बस आपको एक बैकग्राउंड देना था कि सर ये चीज़ें हैं जिसका थोड़ी बहुत नो हाउ आपको है। और आई कैप का ये होता है कि ग्रेजुअली चीज़ें लेकर चल रहा होता है। आपको याद होगा कि I2P में भी जब हमने चीज़ें पढ़ी थी तो थोड़ा हमने इस एंगल से ही पढ़ी थी कि बाद में जाके फ्यूचर में भी जब आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आपके कोई ना कोई काम आए, ठीक है। शायद सारे टीचर्स ही ऐसे करते हों, लेकिन मेरी थोड़ी सी है इस तरह की आदत, और मुझे लगता है कि बेहतर है कि क्योंकि ज़ाहिर है पता है ना कि आगे क्या है, तो वो फिर कुछ ना कुछ बातें आपको बता दी जाती हैं। इस तरह अभी जब हम कैप 7 में पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है, उसमें मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोगों ने आगे जाके पढ़ना है, दोबारा फिर एक एडवांस कॉर्पोरेट लॉ आएगा CFAP लेवल पर, तो उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं हल्की फुल्की सी मैं बता देता होता हूँ यार, ताकि बिल्कुल आप वहाँ पे जाके ये ना हो कि हक्के बक्के रह जाएं यार ये क्या चीज़ आ गई है, बिल्कुल अननोन ना हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। तो इनका थोड़ा बहुत हमें आइडिया है। तो भाई अब ज़रा चलते हैं चैप्टर 11 थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बड़ा स्लोली लेकर चलेंगे इन तीनों चैप्टर्स को, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से 15-18 मार्क्स का पेपर लाजमी आता है, हर बार आता है। एक आपका क्वेश्चन आया था लॉन्ग, उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं, वो तकरीबन 15-16 मार्क्स का आता है, और कोई 2-3 मार्क्स के आपके MCQs भी आ जाते हैं। तो भाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि स्टार्ट करने लगे हैं तो ज़रा सीरियस हो जाएं ताकि ये वाला एरिया तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है।
अच्छा जी, उसने कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लॉ 1932 है हमारा, ठीक है, और ये 1932 अक्टूबर में बना था। ओके सर, मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले का ही कानून है, अभी तक पाकिस्तान में राइज है। हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी फ़िलहाल, अल्लाह भी ऑब्वियसली उन्हीं को तौफीक देता है जो तौफीक लेना चाहते हैं, तो हम तो बस अजीब ही लोग हैं। हमारे यहाँ पे मुल्क में आधा अरसा तो फ़ौजियों की हुकूमत रही है, मार्शल लॉ लगे रहे हैं, बाकी अरसा भी रही तो उन्हीं की है। तो उन्होंने कहाँ डिक्टेटर्स ने बनाने देने कोई कानून। तो भाई ये भी हमने नहीं अभी तक अपनाया। हालांकि आप देखें कि बिज़नेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लॉ, क्योंकि आपके पास 3 ही सिर्फ स्ट्रक्चर हैं और उनमें से भी एक स्ट्रक्चर का लॉ ही नहीं है, आपने अपडेटेड बनाया, पुराना लेकर चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स देख लो, हर एक चीज़ जो आप कर रहे होते हो, हर एक ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आती है, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं है कि हम उसको अपडेट कर सके, बना सके। 1872 वाला चला रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी इंडिया में भी यही वाला लॉ चल रहा है, उनको भी कोई तौफीक नहीं हुई, ठीक है। 1932 का पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस देखने हो तो आप उधर से भी देख सकते हैं, और मेरे भी जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें भी मैंने कोशिश की होती है कि क्वेश्चंस बांग्लादेश के भी डाले हैं, वो भी उनका भी यही सेम है, इंडिया के भी डाले हैं क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हैं और इधर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ डेफिनेशन वो बताना चाह रहे हैं आपको, हमें पता है ऑलरेडी। वैसे पार्टनरशिप का मतलब वो कह रहा है जी कि इज़ द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on all और any of them acting for all, ठीक है। मतलब है कि भाई पार्टनरशिप से मुराद एक ऐसा बिजनेस है, पहले नंबर पे तो बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। ये बात बड़ी अहम है। आगे हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के, अगर आपने पार्टनरशिप को टेस्ट करना हो तो उसके अंदर 5 चीज़ें होना लाजमी हैं। 5 थिंग्स आर इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो हम वो 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसलिए डेफिनेशन को बड़े गौर से समझें। वो कह रहा है कि जी पार्टनरशिप बिजनेस से मुराद एक ऐसा बिजनेस है, पहले नंबर पे तो मतलब बिजनेस है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एग्री करते हैं, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी बात बीच में आ गई है कि भाई वो एग्री किया है तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ है। वो बाय इनहेरिटेंस नहीं हो सकता कि इसके अब्बा जी पार्टनर थे चलो ये भी बन गया, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं एग्री होना लाजमी है तमाम पार्टनर्स का, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फॉर्म होती है। कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया हो ना सारा, ठीक है, मतलब इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह सारा कुछ होता है, फिर जाके ये बनती है कि हाँ भाई आप बनना चाहते हैं पार्टनर, बाकी भी एग्री करेंगे, हाँ जी हम इसको बनाना चाहते हैं, हम इसके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं। बाय नेचर ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय इनहेरिटेंस, विरासत में इस तरह नहीं बन सकता कोई बंदा पार्टनर, एग्री करना पड़ेगा सबको, ठीक। अगर एग्री हो जाए तो फिर चाहे बन जाए, ठीक है। और फिर वो उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है लाजमी, प्रॉफिट शेयर करना है, रेवेन्यू शेयर करना नहीं लिखा हुआ है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना है आपने, ठीक है जी। और एक बंदा भी चला सकता है सबके बिहाफ पर और सारे इकट्ठे भी चला सकते हैं, मतलब है कि हर एक बंदा बाकियों का एजेंट होकर भी, हमने चैप्टर 10 पढ़ लिया ना, एजेंसी में यही होता है ना, बाकियों के बिहाफ पर अगर एक शख्स काम कर रहा हो तो वो बाकी सबका क्या होता है, एजेंट होता है, बाकी सारे उसके प्रिंसिपल बन गए, तो इसका मतलब इसमें एजेंसी का रिलेशनशिप भी होता है। खैर ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर आगे पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। हर एक बंदे को अलग अलग अगर उन्हें बुलाना हो ना तो उनको पार्टनर बोला जाएगा। मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं, अली, उस्मान, उमर, 3 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है बतौर पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने कायम किया है। हर एक को क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। अली भी एक पार्टनर है, उस्मान भी एक पार्टनर है फर्म का, और जो है थर्ड वन उमर भी एक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन अगर इनको कलेक्टिवली बुलाना हो, इकट्ठे बुलाना हो, इनको आवाज़ दे के तीनों को इकट्ठे बुलाना हो, तो एक तो तरीका है उनके नाम लेके बुलाओ, एक तरीका है पार्टनर अली, पार्टनर उस्मान, पार्टनर उमर आप आए। इससे बेहतर ये नहीं है फर्म इधर आओ, फर्म कह के बुलाया जाता है इनको, सही है, फर्म कह के बुलाया जाता है, ठीक है। अगर तीनों को इकट्ठे बुलाना हो फर्म कह के बुलाएंगे, लेकिन जो है इनकी
जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जिस तरह ये कंपनी है ना, कंपनी अलग है, इसके ओनर्स अलग हैं, सारे ओनर मर भी जाए ना, कंपनी फिर भी खड़ी रहेगी। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जो उसका बिजनेस है और जो उसके ओनर्स हैं वो एक ही कहलाते हैं, एक ही चीज है वो, ठीक है। ओनर मर गया, बिजनेस मर गया साथ ही, चाहे कोई भी पार्टनर बीच में डेथ हो जाए, जिसकी भी छोड़ के चला जाए, ठीक है, आपको दोबारा से पार्टनरशिप स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। बात आ रही है समझ भाई? तो वैसे इनको कलेक्टिवली बुलाने के लिए फर्म कहा जाता है, लेकिन अगर कहा जाए कि क्या फर्म बतौर इंसान काम कर सकती है, फर्म अपने नाम पे किसी को हायर कर सकती है, तो सर नहीं, वो तमाम पार्टनर्स ही इकट्ठे काम करते हैं, पार्टनर्स ही फर्म कहलाते हैं, ठीक है। अगर फर्म ने किसी से कर्जा लिया है, वो फर्म ने नहीं लिया, उसके पार्टनर्स ने लिया है, क्योंकि फर्म अलग से इंसान है ही नहीं। अगर कंपनी कर्जा लेती है तो वो कंपनी ने लिया होता है, उसके मालिकान ने नहीं लिया होता, क्योंकि कानून कहता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो अलग से इंसान है। बात आ रही है समझ? पार्टनर्स जो हैं और उसकी फर्म वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। बस उनको इकट्ठा बुलाने के लिए फर्म कह दिया जाता है। आइए बात समझ। और जिस नाम से वो काम करे होते हैं उसको फर्म नेम बोल दिया जाता है। एक्ट ऑफ अ फर्म, एक्ट ऑफ अ फर्म से मुराद है जी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया है, वो भी यही समझा रहेगा कि फर्म ने किया है, तमाम पार्टनर्स ने किया है। फर्म का मतलब सिंपल क्या है? तमाम पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स जो हैं उसका एक दूसरा वर्ड उन्होंने फर्म निकाल दिया, ठीक है। तो भाई अगर तमाम पार्टनर ने कोई काम किया है, फिर भी वो समझा रहेगा कि एक्ट ऑफ फर्म है, फर्म ने एक्ट किया है। अगर किसी एक पार्टनर ने काम किया है तो हमें पता है कि वो बाकियों के बिहाफ पे कर सकता है, तो भाई उसको भी एक्ट ऑफ अ फर्म बोला जाएगा, ठीक है जी। देन आ गया बिजनेस। बिजनेस से क्या मुराद है जी? कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशनल प्रोफेशन वगैरह जो आप चूज करते हो। देन थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आपको पता है कि जी जो पार्टनर नहीं है, मतलब है कि देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो हमने कहा जी ऑफर और ऑफरी, मतलब प्रोमिस और प्रोमिसी, इनके अलावा जो भी बंदा है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या थर्ड पार्टी है। मतलब देखो दो मेन बंदों की जो बात हो रही है ना, वो तो मेन पार्टी है ना, वो मेन पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की या उस ट्रांजेक्शन की या उस अरेंजमेंट की, उस रिलेशन की। उसके अलावा जो जो बंदा है वो थर्ड पार्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा प्रोमिसर प्रोमिसेस के अलावा जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी हैं। फिर हमने एजेंसी में हमने कहा प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा, क्योंकि इस वक्त हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एजेंसी का रिलेशनशिप, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर सॉरी प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक। तो भाई हमारा फोकस है प्रिंसिपल और एजेंट पे, तो इनके अलावा जो भी बंदा वो हमारे लिए क्या थर्ड पार्टी है। अब आ रहे हैं पार्टनरशिप के ऊपर, हमारा सारा फोकस है पार्टनर्स के ऊपर। तो पार्टनर्स के अलावा जो भी बंदा है वो क्या है? थर्ड पार्टी, मतलब बाहर की कोई पार्टी है, जो कस्टमर है, कोई सप्लायर है, कोई गवर्नमेंट है, वो सारे क्या है? थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है ये आपने सर्कमस्टांसिस में, सिचुएशन में देखना है कि भाई हम किसको बुला रहे हैं। सिंपल आपको मैंने इसका रूल बता दिया है। रूल क्या है कि भाई जिनकी बात हो रही हो, जिनको फोकस किया जा रहा है, जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है, उनके अलावा जो लोग होते हैं दे आर कॉल्ड थर्ड पार्टीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तो प्रोमिसर्स और प्रोमिसीज के अलावा, या प्रोमिसर अगर इंडिविजुअल भी है, सिंगल भी है, प्रोमिसर और प्रोमिसी के अलावा जो भी बंदा है वो थर्ड पार्टी है। हम एजेंसी वाले में गए चैप्टर 10 में, हमने कहा प्रिंसिपल और एजेंट को हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, इनके अलावा जो भी बंदा है थर्ड पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट को कोई बात बता रहा हूँ, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त, तो अगर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं तो भाई बाकी का कोई भी बंदा वो क्या है? थर्ड पार्टी है। पार्टनरशिप में उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इनके अलावा जो बंदा होगा ना, हम कानून में उसको इस वक्त क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी बोलेंगे। और आइए गल समझ, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें। आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। सोलर ट्रेडर्स के नाम से उन्होंने काम स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी नहीं हम कह सकते कि वो पार्टनर हैं, क्यों? अभी उन्होंने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया, पता नहीं वो प्रॉफिट शेयर करते भी हैं या नहीं, पता नहीं वो एक दूसरे के एजेंट बनते भी हैं या नहीं। तो हमें पांच की पांच चीज़ें जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी से हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, ताकि हमारा ये प्रैक्टिस ना हो जाए कि हम सिर्फ अगर 3-4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। हो सकता है भाई पार्टनरशिप ना हो सकता वो ये वाला हो, इसमें भी तो है ना, इसमें भी तो ये देखो ना,
ये इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर, आफ्ताब Badal and Chand started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally. उन्होंने कहा इक्वली शेयर कर लेते हैं। अच्छा, इक्वल शेयर करना लाजमी नहीं है। लॉजिकली सोचे ना, अगर फॉर एग्जांपल टोटल 10 लाख रुपए का कैपिटल है, कैपिटल का पता है ना जो पैसा ओनर्स लेके आते हैं, अब उसमें से 5 लाख रुपया एक बंदे ने दिया है, ठीक है, और एक बंदे ने 3 लाख दिया, एक बंदे ने 2 लाख दिया। अब आप कहेंगे इक्वली शेयर करेंगे, 5 लाख वाला करने देगा, इक्वली शेयर हो कहेगा भाई मैंने ज़्यादा लगाया, मेरे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज का काम एक जैसा ही अगर सबने करना, हाँ अगर काम वो 5 लाख वाले ने करना ही कुछ नहीं है, बाकियों ने करना, फिर हो सकता है इक्वल भी हो। लेकिन अगर इक्वल काम करना, वो कहेगा भाई मैं क्यों थोड़े पैसे लूँ, मैं इक्वली शेयर क्यों करूँ, मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, इज़ नॉट कंपलसरी। खैर, इन्होंने कहा इक्वल कर लेते हैं, ओके सर कर लें। एंड द बिजनेस विल बी मैनेज बाय आफ्ताब ओनली, उन्होंने कहा सिर्फ आफ्ताब मैनेज कर ले। हमने डेफिनेशन में पढ़ा, हमें कोई मसला नहीं है, सारे पार्टनर्स भी मैनेज कर सकते हैं, एक बंदा भी मैनेज कर सकता है बाकियों के बिहाफ पे एज देयर एजेंट, कोई मसला नहीं है। ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर ट्रेडर्स, सोलर ट्रेडर के बिहाफ पे आफ्ताब ऑर्डर्ड 100 लाइट बल्ब्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर, उसने उधार पे तनवीर से मंगवाए। तनवीर थर्ड पार्टी है भाई, जाहिर है बाहर का बंदा है ना, क्योंकि हम पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आफ्ताब, बादल और चांद हैं, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनके अलावा जो भी बंदा आएगा क्वेश्चन के अंदर वो थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। अ होलसेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ओके जी। अब वो नीचे बता रहे सोल ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, वो कहते हैं एक तो पार्टनरशिप फर्म है, क्यों है, क्योंकि भाई वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्री करके काम कर रहे हैं, वो एक फर्म नेम से काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं, एज एन एजेंट वो काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया। फिर उसने कहा कि आफ्ताब, बादल एंड चांद ईच इज एन इंडिविजुअल पार्टनर, ऑब्वियसली इंडिविजुअल पार्टनर है, लेकिन कलेक्टिवली उनको फर्म भी कहा जा सकता है, और उस फर्म का नेम क्या है, सोलर ट्रेडर्स है, ठीक है। तनवीर साहब जो हैं वो ऑब्वियसली आउटसाइडर हैं पार्टनर्स के हवाले से, तो वो थर्ड पार्टी हैं। आफ्ताब साहब जी वो कहते रही एन एजेंट, एज एन एजेंट उसने काम किया है उनके साथ, तो एज एन एजेंट भी वो बाकी पार्टनर्स को क्या लायबल कर सकते हैं। आपको पता है ना कि एजेंट कुछ भी करता है तो वो कौन लायबिलिटी हो जाती है, पार्टनर्स की, प्रिंसिपल की, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है ईद से पहले चैप्टर 10 एजेंसी का, ठीक है, कि भाई एजेंट कुछ भी करेगा विद इन अथॉरिटी, चाहे वो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो चाहे इम्प्लाइड अथॉरिटी हो, तो भाई कौन बाउंड हो जाएगा, कौन लायबल हो जाएगा, प्रिंसिपल साहब, ठीक है। अब उन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है कि नहीं यहाँ पे, तो वो कहने लगा जी दोज प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। उन्होंने कहा कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो जो प्रोविजन, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि पार्टनरशिप एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट से मुराद क्या है, अगर पार्टनरशिप एक्ट कुछ और कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कह रहा है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं मानेंगे जब हम पार्टनरशिप, देखें सिंपल बात है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उस वक्त वो सुप्रीम है, वो प्राइम है, ठीक है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, कोई बड़ा छोटा कानून नहीं है इसमें। ये भी आपके मुल्क ने एक्सेप्ट किया हुआ है, प्रोमलगेट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, नाफिज किया हुआ है, कानूनी हैसियत हासिल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी कानूनी हैसियत हासिल है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। वो कहता है बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, लेकिन आपको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही है ना, बेसिकली यही इटसेल्फ पार्टनरशिप तो बनती ही कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो तमाम प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो उसी तरह मिनोअन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। हाँ, लेकिन जहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट कुछ और कह रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कह रहा हो, तो भाई फिर हम किसकी मानेंगे, इधर रहते हुए पार्टनरशिप एक्ट की मानेंगे। इसी तरह जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे होंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कह रहा हो, कोई और कानून कुछ और कह रहा हो, तो भाई हमने उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मानना है, अगर कानून है इक्वल लेवल के। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बात लिखी है कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आइन के खिलाफ, आइन आपको पता ना पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है, एटलीस्ट एज पर बुक्स, वरना तो जिसका दिल करता है आपके सामने है आइन, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आम इंसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, आम आवाम के लिए आइन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 73 के आइन के तनाजुर में, ठीक है। तो भाई 1973 का जो आइन है वो सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान के अंदर। कोई भी कानून, लीगल बातें कर रहा हूँ, वो जो होती हैं वो नहीं कर रहा, ठीक है,
किताबी बातें कर रहा हूँ, बाकी आपको पता है क्या हो रहा है मुल्क में। किताबी बातें भाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की वायलेशन में नहीं बन सकता, ये पाकिस्तान का कानून है, ठीक है। लेकिन नीचे जो भी कानून बन गया वो भाई सबकी इक्वल वैल्यू है। बात आ रही समझ? अगर एक ही जगह से निकले हैं, मतलब है कि अगर लेट से फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पार्लियामेंट से बने हैं कानून, उनकी एक ही वैल्यू है, ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ ये समझ लें कि एक कानून है वो किसी तहसील लेवल के बंदे ने बना दिया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। किसी आप जैसे लाहौर के इदारे थे, एलडीए वगैरह ने कोई छोटा सा कानून अपना बना लिया है, ठीक है, वहाँ पर बड़े वाला कानून उसको खा जाएगा। मतलब है कि एक कानून बनाया हुआ जी आपके पार्लियामेंट ने और एक बनाया हुआ छोटी मोटी किसी अथॉरिटी ने, तो वैसे छोटी मोटी अथॉरिटी उस लेवल की नहीं है ना, उसके बराबर की नहीं है, तेरा वो लेवल नहीं है, ठीक है, तो वो तो खा जाएगा। लेकिन बाकी अगर कानून एक ही जैसे हैं, इक्वल लेवल के हैं, तो भाई फिर वो एक जैसी उनकी अथॉरिटी है। हमने जैसे अदालतों के केस में पढ़ा था कि अगर कॉम्पिटेंट इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, कॉम्पिटेंट से मुराद उनकी काबिलियत नहीं है, कहने के बदले उनका स्टेटस सेम है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट सेम लेवल की हैं हाई कोर्ट्स, ठीक है, इनकी बिल्कुल सेम अथॉरिटी है। आइए गल समझ, एक वैसे एक सिंपल आपको मैंने चीज़ बताई है। अच्छा जी, अब बात आ गई टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर आपने टेस्ट करना हो कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है भी या नहीं, और ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें हम देखेंगे एक तरह का क्वेश्चन है वो तो उसको बड़ा ही ज़्यादा पसंद है कि भाई टेस्ट किया जाए कि पार्टनरशिप है भी या नहीं। तो वो कहते हैं 5 इसेंशियल्स हैं। जैसे देखें ना, हमने कहा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं, तो हमने कुछ उसके इसेंशियल्स पढ़े। हमने कहा कि वैलिड ऑफर है भी या नहीं, तो हमने उसके कुछ इसेंशियल्स पढ़े। हमने कहा कि वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर है या नहीं, तो हमने उसके भी इसेंशियल्स पढ़े। तो यहाँ पर भी बात यही है कि भाई टेस्ट कर लो कि क्या ये इसेंशियल्स पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे। अगर तो पाए जा रहे हैं 5 के 5 इसेंशियल, टेस्ट कितने हैं भाई? 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट हैं। ये 5 की 5 चीज़ें अगर किसी बिजनेस के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है जी, उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। भाई कौन कौन से हैं, ज़रा ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कौन कौन से हैं? आपकी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। एसोसिएशन का मतलब क्या? मिलना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिले हुए हों एक, तो इसमें कहने का मतलब है कि भाई कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग हों। लेकिन ज़्यादा की लिमिट क्या है ये भी देखेंगे। हमने I2P में भी ये लिमिट हल्की सी देखी थी, ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं अब किस तरह है वो। अच्छा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेकेंडली हमारा पॉइंट है कि भाई जी ये बनी हो एग्रीमेंट की सूरत में, या कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट इसको एग्रीमेंट वर्ड बोल देता है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ही होता है क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। भाई एग्रीमेंट होना उनका लाजमी है, लाजमी है एग्रीमेंट। तमाम पार्टनर्स एग्री होंगे तो पार्टनर बन सकते हैं। कोई भी कानून ज़बरदस्ती पार्टनर नहीं किसी को आपका बना सकता है, ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकता जी कि इसके अब्बा जी, इसकी वालदा पार्टनर थी, चलो अब ये इसका बेटा, इसकी बेटी भी पार्टनर बन गई हैं ऑटोमेटिकली। It doesn't work like that. You have to agree with all partners to add a new partner, ठीक है। तो एग्रीमेंट के साथ होता है भाई ये। अच्छा, फिर हमें पता है कि ये एक और है, इसमें बिजनेस का होना बड़ा लाजमी है। तो हम लिखते हैं कैरिंग ऑन अ बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, कैरिंग ING लगा हुआ है तो उसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थोड़ी सी अगर इंग्लिश में बात कर ली जाए तो याद है आप लोगों को कुछ इस तरह का था। अच्छा, इसने कैरी ऑन अ बिजनेस, कैरिड ऑन अ बिजनेस ने कैरिंग ऑन अ बिजनेस। इसका मतलब है कि भाई जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो वो बिजनेस उस वक्त चलता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ना इस तरह आगे स्पेसिफिकली लिख लो, नॉट पास्ट बिजनेस। पास्ट बिजनेस से मुराद क्या है कि भाई फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में कोई बिजनेस था, कोई हो चुका हुआ है, बिजनेस खत्म हो चुका है, अब जाके आप आपस में पार्टनर बन जाएंगे। यार वो जो बिजनेस था ना उसको हम आपस में
पार्टनर्स की तरह लेकर चले हैं, ठीक है। और उसमें से जो प्रॉफिट हुए थे, जो कि बंद हो चुके हैं, हम बतौर पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। दिस इज़ नॉट अलाउड। पुराने बिजनेस जो कि ख़त्म हो चुका है उसको अब एज अ पार्टनरशिप आप नहीं लेके जा सकते। इट मस्ट बी अ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कैरिंग ऑन, सही है, उस वक्त कैरी किया जा रहा हो। और इसी तरह नॉट अ फ्यूचर बिजनेस, इसका भी क्या मतलब है कि यार 2 साल बाद हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आज ही वादा कर लेते हैं कि हम लोग आज से पार्टनर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट होगा 2 साल बाद। कानून कहता है नहीं सर, 2 साल बाद जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तब की तब देखी जाएगी, तब आप लोग पार्टनर बनना, अभी से नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को निकाल दिया गया है। उसने कहा कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस उस वक्त उस मोमेंट पे चल रहा होना चाहिए, ठीक है, कि भाई चलो जी अब मिलके बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, बिजनेस चल पड़ा है, जैसे वो बैठे हैं एग्री किया बिजनेस चल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले से कोई बिजनेस चल रहा था पुरानी डेट से जाके आप पार्टनर बन जाए, नहीं सर, दिस इज़ नॉट अलाउड, सही है। और एक फ्यूचर में एक बिजनेस स्टार्ट होना है, नहीं कर सकते वो, ठीक है। फ्यूचर जब आएगा तब की बात तब देखी जाएगी। अच्छा, ये हमें पता लग गया। फिर हमने डेफिनेशन में भी कोई बात की है, उसमें हमने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। भाई ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाजमी, चाहे 0.1% दे दो यार प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट देना लाजमी है, प्रॉफिट देना लाजमी है। अगर पार्टनर्स आपस में एग्री करके रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, आपको पता ना इनकम, रेवेन्यू, टर्नओवर एक ही चीज़ का नाम है, ये भले वक्तों में उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। तो रेवेन्यू, टर्नओवर, इनकम शेयर करना वो रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट का पता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट, ये भाई शेयर करना लाजमी है, ठीक है। अब इसको भी आगे लिख लें स्पेसिफिकली, एक तो ये लिख लें शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। भाई लॉस शेयर करना लाजमी नहीं है, लॉस शेयर करना लाजमी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे भी पॉसिबल है कि आप कोई पार्टनर ऐड कर लें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट उसको मिल रहा है, अगर हुआ तो, अगर लॉस होगा तो उसमें वो अपना हिस्सा नहीं डालेगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रॉफिट देना हर पार्टनर को लाजमी है, चाहे वो इक्वल है चाहे जिस भी रेशो के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, बट प्रॉफिट देना लाजमी है। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। एक और भी इधर पॉइंट लिख लें, एक तो भाई बाकी रेवेन्यू का तो पता है ना, वो मैंडेटरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर शेयर हो रहा है तो डजेंट मैटर भाई, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा ना तो पार्टनर नहीं है वो। प्रॉफिट और लॉस क्योंकि थोड़े लिंक्ड होते हैं, इसलिए लॉस का बता दिया है। इस तरह एक और लिख लें, इन्वेस्टिंग कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी। भाई चलो, कैपिटल इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना भी मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर एक चीज़ होती है कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, आप सर्विस देंगे, आपका काम सिर्फ सर्विस देना है या आपका काम सिर्फ बिजनेस करना है, कैपिटल जो है सारा मेरा होगा, इन्वेस्टमेंट सारी मेरी होगी। तो भाई वो भी पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता ही नहीं है कि भाई कैपिटल लाजमी है, दे दो तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, आप लोगों का आपस का मामला है, जैसे भी चलना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन की हद तक उसको नहीं लेता बीच में, कहता नहीं भाई विदाउट कैपिटल भी मैं आपको पार्टनरशिप मान लूंगा अगर बाकी की 5 चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब प्रॉफिट लेकिन शेयर करना लाजमी है। अगर आपको बिजनेस प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो भाई फिर वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें वो कहता है लॉस करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, बट प्रॉफिट लाजमी शेयर करो, चाहे जो मर्जी रेशो हो आपकी, जो भी आपस में एग्री कर लिया, एग्रीमेंट होगा ना, तो जो भी एग्री कर लिया वो कहता मुझे मंजूर है। अच्छा, फिर जी लास्ट एक टेस्ट है इसका, 5वां टेस्ट, क्योंकि हमें पता 5 टेस्ट हैं इसके, ठीक है। वो 5वां टेस्ट कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी पढ़ आए हैं हम लोग, एजेंसी पढ़ आए हैं भाई। म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी का क्या था, चैप्टर 10 के अंदर हमने एजेंसी पढ़ी। एजेंसी रिलेशनशिप ये होता है कि भाई एजेंट जो भी काम करेगा प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, एजेंट जो भी काम करेगा विद इन हिज और हर अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी हो सकता है एक्सप्रेस अथॉरिटी हो, और हो सकता है इम्प्लाइड हो। इम्प्लाइड का मतलब क्या था कि आम तौर पे एजेंट जो इस तरह का एजेंट होता है जिस सिचुएशन में वो है, आम तौर पे वो जो जो काम करता है इस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में, वो उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी समझा जाता है, ठीक है। अच्छा,
तो भाई एजेंट जो भी काम करेगा लायबल कौन हो जाता है? प्रिंसिपल। तो इधर भी सर वो यही कह रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल वर्ड उन्होंने एक ऐड कर दिया, इसका मतलब समझ लें म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है। 5 पार्टनर्स है ना, इनमें से 3 लोग किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्म के नेम पे, बाकी के 2 भी बाउंड हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द प्रिंसिपल ऑफ दोज 3 एजेंट्स। वो 3 एजेंट्स थे, बाकी के 2 उनके प्रिंसिपल थे। एक पार्टनर गया है किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को हायर कर लिया उसने, ठीक है, किसी के साथ कोई गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ने किया है, वो उनका एजेंट बन के गया, बाकी के 4 क्या बन चुके हैं? प्रिंसिपल बन चुके हैं। और ये बात समझ, तो हर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है और हर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी है। आइए भाई बात समझ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी के तमाम लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हैं। हमने जो चैप्टर 10 में एजेंसी का रिलेशनशिप पढ़ा उसमें हमने सिंपल पढ़ा कि एक बंदा प्रिंसिपल है, एक बंदा एजेंट है, ठीक है। जो एजेंट है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता क्योंकि वो इस टाइम के लिए सिर्फ एजेंट रखा गया है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है जी, हर पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे काम कर भी सकता है और बाकी जो काम करके आएंगे उनका लायबल भी वो होगा, उनका रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल एजेंसी है, हर बंदा दूसरे बंदे का पार्टनर है, सॉरी प्रिंसिपल है, हर बंदा दूसरे बंदे का एजेंट भी है। आगे ये गल समझ, बाकी अभी आगे देख लेते हैं। वे 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, 5 के 5 मौजूद होना लाजमी है, अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। 5 टेस्ट कौन से? सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, फिर उनका आपस में एग्रीमेंट होना लाजमी है, ठीक है, फिर बिजनेस चलता हुआ उस टाइम पे कंटिन्यू हो टाइम पे, ठीक है। कोई पास्ट का बिजनेस पुराने टाइम से आप पार्टनर नहीं बन सकते, जो आपके मिलने से आपके एग्री होने से पहले चल रहा था, नहीं उसका नहीं बन सकते। हाँ अब से बने ऑनवर्ड्स, और ना ही फ्यूचर का कर सकते हैं, जो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो जब स्टार्ट होगा उस वक्त बने। प्रॉफिट का शेयर करना लाजमी है, रेशो जो मर्जी हो, लॉस का शेयर करना लाजमी नहीं है, कर लें तो आपकी मर्जी है। कैपिटल इन्वेस्ट करना लाजमी नहीं है, इन्वेस्ट कर दें तो आपकी मर्जी है। और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। ये लिख लें उर्दू में ये बात, ठीक है। आ जाएं भाई ज़रा इधर। वो कहते हैं अगर आपने डिटरमिन करना हो कि ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म हैं या नहीं हैं, तो आपने ये जो नीचे वाले फैक्टर्स है ना, ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स टेकन टुगेदर, तमाम फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है, तमाम के तमाम मौजूद होने चाहिए, ठीक है भाई। चलें, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है, कल इसको डिटेल में फिर स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछ लेना है, कल आगे ना फिर ये 1 बाय 1 इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलें मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।